कुमारती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस या जो भी पॉलिटी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उस पर किसी भी जज पर अगर महाभियोग या इम्पीचमेंट का मामला आता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और हमारी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि पूरे मामला क्या है, या फिर जो है संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में किसी भी न्यायाधीश के इम्पीचमेंट को लेकर के क्या है। तो आज के जो हमारी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एक न्यायाधीश हैं उन पर जो है इम्पीचमेंट या महाभियोग लाने की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले जो है एक समिट हो रही थी, उस पर जो है उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, जिसके बाद जो है उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो एक तरीके से देश में जो है एक तरीके से नफरत फैला रहे हैं। जब भी आप कोई ऐसा भाषण देते हो एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पद पर होते हुए, जिससे देश में नफरत का माहौल फैल सकता है, तो अपने आप में नकारात्मक चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आखिरकार इन्होंने जो है ऐसी कौन सी बात कही जिसके कारण जो है कपिल सिब्बल जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने बोला है कि हम जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जो है महाभियोग लाएंगे। कल हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग लाने की बात कही जा रही थी, उसमें सारे आर्टिकल्स मैंने अच्छे से समझाए थे। आज हम जो है इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि महाभियोग या इम्पीचमेंट क्या होता है, आखिर कैसे होती है कार्यवाही। तो कार्यवाही का पूरा प्रोसेस समझाऊंगी वन बाय वन कि कैसे कहाँ से चीज़ शुरू होती है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट कमेटी, समिति पे जाती है, राष्ट्रपति, फिर वापस जो भी पूरा प्रोसेस है हम यहाँ पे सबसे बहुत अच्छे तरीके समझेंगे। पहले हम देखते हैं हमारी खबर क्या है। तो न्यूज़ ये हमारी क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं शेखर कुमार यादव के द्वारा मुस्लिमों पर दिए गए बयान के बाद ये विवाद शुरू हुआ। उन्होंने बयान में यही कहा था कि भारत देश जो है बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर जो है 3 तलाक और हलाला और भी अन्य कानून जो भी है, या फिर बहुपत्नी प्रथा जो है एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में, वो चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए। तो एक तरीके से किसी एक धर्म को यहाँ पे टारगेट करके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, इस पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में इनको कवर किया गया और उन्होंने बाद में कोई क्लैरिफिकेशन भी इस बात पर नहीं दिया है कि उन्होंने जो बोला वो उस बात को मीन करते हैं कि नहीं, या जो भी है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए क्या लिखा है, 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है विश्व हिंदू परिषद, जिसको शॉर्ट में विहिप बोलते हैं, और साथ में जो है कानूनी इकाई और हाई कोर्ट की ओर से आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जो भाषण दिया था उसमें यही बोला कि बहुसंख्यक समाज के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला था, देखो पहला स्टेटमेंट इनका ये था कि जो यूसीसी हमारा है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि पूरे देश में एक ही कानून होगा, ना ही कोई हिंदुओं के कानून होंगे ना ही कोई मुस्लिमों के कानून होंगे, सबको यहाँ पे बराबर रखा जाएगा। जैसे मुस्लिमों में चलो 3 तलाक तो हट गया है, लेकिन बहुपत्नी रखने की प्रथा जो अभी भी मुस्लिम समुदाय में है, हलाला वाली पे प्रथाएं उनकी चलती हैं अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी अगर यूसीसी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म बराबर होंगे, साथ में है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने पहले ये बोला कि जो यूसीसी आ रहा है वो इन चीज़ों को लेकर के आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया वहाँ पर गड़बड़ हो गया मामला, वहीं पे सारी चीज़ें खराब होंगी। देखिए क्या लिखा है, बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश का कानून चलेगा, मतलब हिंदू मेजोरिटी में है भारत में। फिर क्या लिखा है, 1 से अधिक पत्नी रखना और साथ में 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं अब नहीं चलेंगी। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ आपको पता होंगी, हलाला, 3 तलाक और 1 से अधिक पत्नी रखना, ठीक है। उनका भाषण वीडियो के रूप में हर जगह जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि इतने बड़े पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों की जो एक तरीके से निष्ठा है या भरोसा है न्यायपालिका पर उठ जाएगी। जाहिर सी बात है, सोचिए अगर हाई कोर्ट का जज ऐसी कोई टिप्पणी कर रहा है
तो उस एरिया में या मान लीजिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाले या प्रयागराज वाले इलाके में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनका भरोसा जो हो वहाँ पर, अगर उनका कोई पर्सनल मैटर जाता है तो भरोसा नहीं होगा। उनको लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो तो मुस्लिम विरोधी है, वो तो सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक के हिसाब से ही नियमों कानूनों को लागू करना चाहती। तो उन पर इल्ज़ाम यही लगाया गया है कि आप पर या हमारी जो न्यायिक संस्थाएं हैं उन पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, कपिल सिब्बल, इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब बात करते हैं किसी न्यायाधीश को हटाने का जो महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया जो भी है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन है। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, उसमें भी ये नहीं है कि किसी एक सांसद ने, किसी एक व्यक्ति ने बोला कि चलो महाभियोग लाते हैं तो चलो लेकर आएंगे, नहीं। यहाँ पर नियम कानून ये है कि लोकसभा में 100 लोग सहमत होने चाहिए, आप जो भी प्रस्ताव लेकर आ रहे हो, और राज्यसभा में कम से कम 50 लोग सहमत होने चाहिए कि हाँ ठीक है, इस न्यायमूर्ति के खिलाफ जो है हम यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। साथ में जो है बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों ही सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुमत यहाँ पे है कि जितने टोटल सदस्य हैं उनका बहुमत, या फिर उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों का 2/3। तो अपने आप में ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा टफ है। आज तक के जो है रिकॉर्ड ये रहा है कि आज तक किसी भी न्यायमूर्ति को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। कुछ लोगों ने जो है महाभियोग के बाद खुद ही पद त्याग कर दिया, या फिर ज़्यादातर लोगों के खिलाफ ये चीज़ें साबित नहीं हो पाई, या फिर जो है हमारे राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा में ही इसको खारिज कर दिया गया। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं, फिर भी जो है इतिहास है, हम यहाँ पर समझेंगे उसको। तो भारत में किसी न्यायाधीश को हटाने के महाभियोग प्रस्ताव लाने का जो प्रक्रिया हमारी है वो सारे संविधान में निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। प्रश्न जो आपसे परीक्षाओं में पूछेंगे तो यही पूछ सकते हैं कि किन अनुच्छेदों के तहत जो है किसी भी न्यायमूर्ति के खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है। अब यहाँ पे आरोप, महाभियोग प्रस्ताव केवल तभी लाया जा सकता है जब किसी न्यायाधीश पर गंभीर अपराध लगाए गए हों, कि वो अपनी जो भी सेवा शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भेदभावपूर्ण हैं, उनके निर्णय भेदभावपूर्ण हैं, और बहुत सारे यहाँ पर देखिए लिखे हैं सारे, भ्रष्टाचार का मामला हो उनके खिलाफ, या फिर पक्षपाती व्यवहार हो जो कि यहाँ पर बोला गया है उनके लिए, अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर किसी दुराचार से संबंधित, अगर कोई उन्होंने ऐसा कोई काम कर रखा जो कि दुराचार की श्रेणी में आता है, तो इन सब कैटेगरीज के हिसाब से जो है किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है। प्रस्ताव या प्रस्तावना जो है कैसे आएगी, तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है, न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का इरादा व्यक्त पहले किया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हो, राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पर जो है सहमति होनी चाहिए, लोकसभा में 100 की, राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन आपको प्राप्त करना होता है। फिर होती है प्रस्ताव पर चर्चा। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश कराने के बाद उस पर विचार और चर्चा किया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यदि संसद में बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है तो अगले चरण के लिए भेजा जाता है। पहले होगा क्या कि प्रस्ताव रखा, लोगों ने समर्थन किया कि ठीक है हम सहमत हैं, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद लगता है कि ठीक है इसको आगे प्रेषित कर सकते हैं, तो उसको आगे दूसरे चरण के लिए भेजा जाता है। जब दूसरे चरण में भेजा जाता है, एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। तो एक विशेष समिति होती है कि 2 न्यायाधीश, 3 टोटल, इस जो समिति में 3 लोग होते हैं। एक हो सकता है कि उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक तीसरा कोई व्यक्ति जो है सांसद वगैरह हो सकता है। तो 3 लोग होते हैं जो कि उस पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा दिया तो फिर जो है बहुमत साबित करना होता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, ये समिति आमतौर पर 3 सदस्यीय होती है जिसमें एक न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अक्सर संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ मतलब यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। ये समिति आरोपों को जांच करती है, तय करती है कि क्या महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ा दिया गया, जो भी प्रस्ताव वहाँ समिति के पास पहुँचा था वो आगे बढ़ाया गया, तो क्या होता है, संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या होता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता कहाँ पर होती है, किसी भी
सदन में, या तो 2/3 लेकर आइए जितने भी मतदान कर रहे हैं या उपस्थित कर रहे हैं, या फिर जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका बहुमत यहाँ पे होना चाहिए। दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति को फाइनली भेजा जाता है, और राष्ट्रपति इस पर अगर महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो न्यायाधीश को इस पद से हटा दिया जाता है। समझ में आया सारा प्रोसेस क्या है। महाभियोग लाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है, सांसद वगैरह एक व्यक्ति है, विचार व्यक्त कर सकता है कि इन न्यायाधीश के खिलाफ जो है हमें महाभियोग लाना चाहिए, लेकिन सिर्फ विचार व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, उस पर जो है सहमति व्यक्त करानी होगी। राज्यसभा में 50 की, लोकसभा में 100 की। वो होने के बाद जो है वहाँ पर विचार होता है, मतलब चर्चा होती है। उसी प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद जो है समिति बनती है, 3 लोगों की समिति जो है उस पर विचार विमर्श करती है। फिर उसको जो है आगे भेजा जाता है एक तरीके से वोटिंग के लिए। राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग होती है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फाइनल डिसाइड करते हैं और फिर उस जो है न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम इतिहास देखें कि क्या इससे पहले किसी भी न्यायाधीश को जो है इम्पीचमेंट के तहत या महाभियोग के तहत पद से हटाया गया, तो आपको बता दूं नहीं हटाया गया है। ठीक है, एक बार मात्र ऐसा हुआ था जहाँ पर न्यायमूर्ति ने खुद ही पद छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी स्टार्ट हमारी जो शुरुआत हुई थी 1993 से स्टार्ट हुआ था ये सारा मामला। ठीक है, बात करें देखो 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे PD दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई, लेकिन सुनवाई के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या किया, 2011 में इन्होंने जो है सिक्किम के जो जज थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार जो है 2015 में गुजरात में मामला आया, जस्टिस JB परदीवाला के खिलाफ यहाँ पर अनुचित टिप्पणी इन्होंने की थी, महाभियोग लाने की तैयारी हुई, उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, अपनी टिप्पणी ही वापस ले ली। मतलब जो उन्होंने अनुचित टिप्पणी की थी जिसके तहत उन पर महाभियोग लगाया जा रहा था, उन्होंने जो है उसको बोल दिया कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, या फिर जो भी टिप्पणी की उसको वापस ले लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2015 में मध्य प्रदेश में जो है एक मामला आया जस्टिस SK गंगेल के खिलाफ। यहाँ पर क्या हुआ, जांच के दौरान उन पर लोग जो भी आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाए, तो मामला वहाँ पर भी खत्म हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी हैं उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया, 2016 में भी और 2017 में भी, लेकिन इन प्रस्तावों पर कभी जरूरी समर्थन ही नहीं मिला। मतलब जो स्टार्टिंग में प्रस्ताव रखने के बाद जो 100 और 50 का समर्थन चाहिए आपको लोकसभा राज्यसभा में, वो यहाँ पे समर्थन नहीं मिला, तो मामला वहीं खत्म हो गया। फिर 2018 में क्या हुआ, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो हैं दीपक मिश्रा के लिए महाभियोग यहाँ पर लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति मतलब हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने मामला ही खारिज कर दिया, तो मामला ये आगे ही नहीं बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, अब हमने पढ़ लिया कि पद से कैसे हटाते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि उनकी नियुक्ति का क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद होती है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात करें इसलिए हमारे CJI भी वहाँ पे सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, फिर राष्ट्रपति सम्मिलित होंगे, और हम किसी राज्य में जो है नियुक्ति कर रहे हैं तो उस राज्य के राज्यपाल भी वहाँ पर शामिल होते हैं, उनके परामर्श के बाद यहाँ पर नियुक्ति होती है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। मान लो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है, वहाँ पर कभी भी कोई भी नियुक्ति होगी किसी भी न्यायमूर्ति के बस मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे सम्मिलित होगा। ये नियम हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं ऑलरेडी। और अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है। समझाती हूँ क्या लिखा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश, तो उच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश होगा इसकी सिफारिश जो है एक कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है जिसमें 3 जजेस होते हैं। और अगर कॉलेजियम प्रणाली जो भी ये कार्य कर रही है अगर उनके द्वारा ये चीज़ें आगे प्रेषित नहीं की गई हैं तो न्यायमूर्ति की नियुक्ति नहीं होती है, ये मैंडेटरी है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम
को सलाह के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर देखो लिखा है ना, एससीसी की अनुशंसा अनिवार्य है। अगर इनकी अनुशंसा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पर जो है न्यायमूर्ति के रूप में नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें योग्यताएं की, तो बहुत आसान। सबसे पहला क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 ईयर्स जो है उम्र जो है मिनिमम होनी चाहिए। 34 साल के हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 10 सालों तक उन्होंने जो है अनुभव किया हो, अनुभव उनके पास न्यायाधीश के रूप में, या फिर जो है उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में जो है कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो। न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या नामित प्रतिनिधि के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं। कभी प्रश्न पूछा जाए कि न्यायाधीश जो है, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो कहाँ पर या किसके सामने शपथ लेते हैं, जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट का तो पता है कि राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल या नामित व्यक्ति, राज्यपाल अगर किसी और को नामित करते हैं अनुपस्थित होने की वजह से, तो वो व्यक्ति जो है इनको शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल और सेवा शर्तें की बात करें तो 62 साल जो है मैक्सिमम कार्यकाल है। 62 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। न्यायाधीश को पत्र लिखकर जो अपने पद से हट सकते हैं, या फिर जो है संसद की सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त या किसी अन्य, अब यहाँ पे पद खाली होने की बात हो रही है, तो या तो 62 वर्ष का कार्यकाल, 62 वर्ष पूरी हो गई हो तो उनको पद से हटाया जा सकता है, या फिर जो है उन्होंने खुद ही पद त्याग कर दिया हो, या राष्ट्रपति ने जो है उनको जो है उनके पद से हटा दिया हो। ठीक है, महाभियोग का तो हमें पता है, महाभियोग जो है फाइनल जो डेस्टिनेशन क्या है, राष्ट्रपति जो है हटाते हैं उनको पद से। या लास्ट ये है कि इस मतलब ए हाई कोर्ट में थे, अब दूसरी जगह चले गए, तो उनका पद जो है इन कंडीशंस में जो है खाली या रिक्त रह सकता है। तो ये रहा हमारा सारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ यहाँ पर जो बातचीत चल रही है महाभियोग लाने की, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट वाला मामला चल रहा है, इलाहाबाद वाला, उनको उनके पद से हटाने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, महीनों लग जाएंगे। और अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सके। आपको ये लग सकता है कि इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों बनाई? इतनी जटिल प्रक्रिया इसलिए बनाई कि कल को कोई भी मुंह उठा करके ये ना बोले कि इन जज को हटा दो। जो हमारी न्यायिक, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम हमारा है, वो बहुत अच्छे से आराम से काम कर सके, वो उन पर कोई दबाव ना हो अपनी सर्विस को लेकर के, इसलिए इतने कड़े कानून बनाए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है इससे संबंधित, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र आपको बतानी है कितनी होती है, 62, 65, 60 या फिर 70। ठीक है, जो इसका उत्तर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आर्टिकल समझ में आया है और अच्छा भी लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।